जैन साथियों, कैसे हो आप लोग। लास्ट क्लास हमारी मुगल काल से संबंधित ही थी, तो हम ये बोल सकते हैं कि वो मुगल काल का पार्ट फर्स्ट था और ये सेकंड पार्ट, मतलब सेकंड भी और लास्ट भी। ये उत्तरार्ध मुगल काल है। एक तरीके से इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि जहाँ से मुगल वंश का पतन शुरू होता है, ये वो वाला काल है। हम लोगों ने पार्ट फर्स्ट में बाबर या फिर मुगल वंश की स्थापना कैसे हुई, किसने की, क्या मतलब उस समय की परिस्थितियां रहीं, कौन सा शासक था उस समय पे दिल्ली का जिसको मोहम्मद जहीरुद्दीन बाबर ने पराजित किया और वो दिल्ली का हेड बन जाता है। बाबर के बाद हमने हुमायूं को पढ़ा, फिर बीच में शेरशाह सूरी का टेन्योर आया, फिर हमने मतलब अकबर को पढ़ा, अकबर के बाद जहांगीर पढ़ा, जहांगीर के बाद शाहजहां पढ़ा। उसमें औरंगजेब को भी हमने थोड़ा बहुत पढ़ लिया था, क्योंकि उसमें कंप्लीट औरंगजेब नहीं हो पाया था, तो फिर थोड़ा सा जो मामला रह गया है वो किसका है, औरंगजेब का। और औरंगजेब के बाद की जो स्थितियां हैं वो फिर हम मतलब देखेंगे इसमें। तो सबसे पहले हम औरंगजेब से ही शुरुआत करते हैं, क्योंकि औरंगजेब मुगल वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक है। कुछ बोल रहा हूँ मैं, आवाज आ रही है आप लोगों को। औरंगजेब मुगल वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक है और औरंगजेब के बाद आने वाले सारे के सारे शासक अच्छे नहीं निकले, या फिर उनकी स्थितियां ऐसी नहीं रहीं कि जिससे मुगल वंश बहुत आगे तक जा पाता। हालांकि चलता रहा 1857 तक, या भी वो लोग खिसकता रहा, लेकिन मतलब वो दम नहीं थी, वो पावर नहीं थी जो मतलब पहले वाले शासकों में हुआ करती थी। तो सबसे पहले देखो औरंगजेब 1858 से लेके 1707 तक इसका मतलब टेन्योर है भाई। देखो 1600, ये यार तिथियों में क्या देख लिया करोगे बार बार, क्या मतलब एकदम से मुंह से मतलब जो निकल जाए वही है ना। तो वो कई बार वीडियोज में भी ऐसा होता है, सर वो क्या मतलब चौथा वाला बच्चा पैदा करते हुए मृत्यु हुई थी मुमताज महल की, ये 14वां। भाई वो मैं 14th बोल रहा था, है ना, 14वां ही है। मैंने 2-3 बार मतलब रिपीट, तो ऐसे ही हो जाता है कभी, है ना, स्पीड स्पीड में जब रहता है मामला। तो ये औरंगजेब 1658 से 1707 तक का मतलब इसका टेन्योर है। पहली बार 1658 में आगरे में अपना राज्याभिषेक करवाया इसने। देवराई का युद्ध लड़ा था 1659 में, और जीत हासिल करने के बाद पुनः अपना राज्याभिषेक कहाँ पे करवाया इसने, दिल्ली में। तो इससे एक बात पता चलती है कि मतलब कौन सा मुगल बादशाह है जिसने अपना राज्याभिषेक 2 बार करवाया था। समझ में आया, कौन सा मुगल शासक है जिसका राज्याभिषेक 2 बार हुआ था। अभी तक किसी और का हुआ था क्या? नहीं। और बाद में भी किसी का होगा क्या? नहीं। तो यही एकमात्र है, ठीक है। कौन? औरंगजेब, ठीक है। और इसकी वजह क्या थी? इसकी वजह ये थी कि मतलब इसका नंबर नहीं था राजा बनने का। इसका जो बड़ा भाई था दारा सिको, वो राजा बनता, और औरंगजेब को वो चीजें मतलब नागवार थी, और औरंगजेब ने मतलब उसकी हत्या करके पहले भी मतलब राज्याभिषेक करवा लिया, फिर उसके बाद मतलब दिल्ली में मतलब ऑफिशियल हेड बन गया है, ठीक है। विवाह इसका फारस की रानी थी एक, दिलरास बानो बेगम, रादिया बीबी भी बोलते हैं इसको, ठीक है। बीबी का मकबरा सुना होगा तुमने, तो वो औरंगजेब की वाइफ के लिए बना हुआ है। कहाँ पे बना हुआ है कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख के डाल देना, ठीक है। गुरु थे इसके पीर मोहम्मद हकीम। औरंगजेब कट्टर सुन्नी मुसलमान और अपनी धर्मांधता के लिए कुख्यात था। एक तरीके से ये बोल सकते हैं ये कट्टर इस्लामिक शासक था। और कट्टर इस्लामिक का मतलब ये है कि जो इस्लाम के जो नियम कायदे कानून हैं उनको फॉलो करने वाला और उनको फॉलो करवाने वाला मतलब ये व्यक्ति है। और इस्लामिक कानूनों के अकॉर्डिंग ही इसने मतलब सारे के सारे एक तरीके से जो भी आडंबर जिसको लगता था कि आडंबर हैं वो सारे के सारे बंद करवा दिए थे। बीच में भी ऐसा सिकंदर लोदी ने किया था, आप लोगों ने मतलब देखा था। हालांकि ये चीजें मतलब बोलते हैं कि इंसान अच्छा या बुरा होता नहीं है, परिस्थितियां मतलब बना देती हैं उसको, जैसी संगत वैसी रंगत, या जो भी है मतलब पता नहीं। देख लो, इसको जिंदा पीर के नाम से भी मतलब जाना जाता है। बड़ा कुख्यात मतलब एक तरीके से खूंखार हुआ करता था ये, ठीक है। पुनः हिंदुओं पर जजिया कर और तीर्थ यात्रा कर लगा दिया था इसने। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ये जजिया कर और तीर्थ यात्रा कर किसके ऊपर लगेगा भाई? जजिया कर उन लोगों से लिया जाता था जो गैर इस्लामिक थे, जो इस्लाम धर्म के लोग नहीं थे, उन लोगों से जजिया कर लिया जाता था। और जजिया कर को हटाया किसने था? अकबर ने। किसने हटाया था जजिया कर को? अकबर ने हटाया था, और जजिया कर को इसने मतलब लगा दिया। तो भाई ये प्रश्न पूछा जा सकता है तुमसे, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि जजिया कर को पहली बार किसने लगाया था भारत में? तो मोहम्मद बिन कासिम, कुछ याद आ रहा होगा, है ना। तो और ये भी प्रश्न आ सकता है ब्राह्मणों पर और महिलाओं पर जजिया कर पहली बार किसने लगाया था? तो फिरोजशाह तुगलक। मतलब ये चीजें देखो, तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ये इसको क्रम से पढ़ना पड़ेगा। मैं सारी की सारी मतलब क्लासेस अपलोड कर चुका हूँ यूट्यूब पे।
रुद्राक्षर दिल्ली गुरुदेव करके चैनल अगर तुम सर्च करोगे तो तुम्हें सारी वीडियो मिल जाएंगी, क्रम से मिल जाएंगी, और वो वीडियो मैं डाल चुका हूँ। और जब तक तुम अब जैसे सोचो डायरेक्ट इस वीडियो को देखोगे तो शायद तुम्हें चीजें कम समझ में आए, लेकिन अगर तुम एंशिएंट हिस्ट्री से लेकर और सारा का सारा क्रम से पढ़ते आओगे एकदम क्लियरिटी मतलब रहेगी माइंड में कि इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ, इस राजा ने ये किया, इसने ये किया, ठीक है। तो फिर दिक्कत नहीं होती है। तो आराम से मतलब चीजों को समय निकाल के आराम से देखा करो, और जल्दबाजी वाला मामला नहीं है। एक वीडियो देख ली फिर दो दिन में मतलब जैसा मैनेज हो पाए वैसे, ये नहीं कि मतलब एक साथ ही पूरा का पूरा समाहित करने की कोशिश करो, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। 1675 ईस्वी में औरंगजेब ने सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर को इस्लाम स्वीकार न करने पर हत्या करवा दी थी। देखो सिखों का और इस्लाम का बड़ा पंगा चलता रहा है समय समय पे। आप लोगों ने मतलब देखा था कि जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव की हत्या करवा दी थी। फिर वही वाली बात बोलनी पड़ेगी कि यार इससे पहले तुम्हें मुगल काल की पहले वाली वीडियो पार्ट फर्स्ट उसको देखना पड़ेगा जिससे पता चल जाए, है ना। औरंगजेब ने किसकी हत्या कर दी? 9वें गुरु। वो 5वें गुरु थे और ये 9वें गुरु है। इसकी हत्या किसने करवा दी? औरंगजेब ने मतलब करवा दी, ठीक है। दिल्ली की मोती मस्जिद के अधूरे कार्य को मतलब पूरा करवाया था इसने। एक तरीके मैंने बोला भी था तुमसे कि दिल्ली में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया ऐसे करके, है ना मतलब। और जो दिल्ली का लाल किला है वो किसने बनवाया था? शाहजहां ने। किसने बनवाया था? शाहजहां ने। और वहां की जो जामा मस्जिद है उसको भी शाहजहां ने बनवाया था। लेकिन ये जो मोती मस्जिद है, ये मोती मस्जिद कहाँ पे है पता है तुम्हें? लाल किले के अंदर ही है ना। चलो, औरंगजेब के शासन काल में तोड़े गए मंदिरों में से कुछ प्रसिद्ध मंदिर हैं, जैसे सोमनाथ के मंदिर को मतलब तोड़ा गया। सोमनाथ का मंदिर कहाँ पे है? गुजरात में। कहाँ पे है? और बनारस का विश्वनाथ मंदिर है, और मथुरा का केशवनाथ मंदिर है। ये मतलब बहुत प्रसिद्ध मंदिर हैं। तुमने सुना भी होगा कि अयोध्या तो झांकी है, अभी मथुरा काशी बाकी है। तो मथुरा काशी बाकी है वो यही मंदिर हैं जो औरंगजेब ने मतलब तोड़वाए थे और मस्जिद बना दी गई। तो ये अभी नारे आरे मतलब सुने होंगे ना लोगों से ऐसे करके, मतलब ये न्यूज पे मतलब चलते रहते हैं। तो मथुरा का जो केशव राय मंदिर है वो जहाँ पे कृष्ण जन्मभूमि है उसके पास में ही जो मस्जिद बनी हुई है उसी का मतलब मामला है ये, ठीक है। और ये जो बनारस का मतलब काशी विश्वनाथ मंदिर है इसको मतलब तोड़वाया था इन्होंने, ठीक है। तो इसकी जगह पे क्या बनवा दी? मस्जिद मतलब बनवा दी गई थी, ठीक है। मैंने बोला ही कि कट्टर इस्लामिक है ना। चल, 1679 में औरंगाबाद महाराष्ट्र में बीबी का मकबरा बनवाया, और बीबी के मकबरे को दक्षिण का ताजमहल बोला जाता है। पता है तुम्हें? ये जो बीबी का मकबरा है किसकी बीबी का मकबरा है? अरे औरंगजेब की बीबी का मकबरा है, लेकिन इसका नाम है क्या नाम है इसका? दिलरास बानो बेगम रादिया बीबी, ठीक है। तो ये बीबी का मकबरा कहाँ पे है? औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। इसको दक्षिण का ताजमहल बोला जाता है, ठीक। बीजापुर को 1686 में मुगल साम्राज्य में मिला लिया। बीजापुर दक्षिण का एक साम्राज्य हुआ करता था। और 1697 ईस्वी में गोलकुंडा को मिला लिया। ये भी दक्षिण का एक साम्राज्य था। ये भी बहुत बड़ी बात थी। इसको अकबर मतलब डायरेक्टली अधीन नहीं कर पाया था, उसको औरंगजेब ने मतलब किया था। औरंगजेब ने सिक्कों पर कलमा खुदवाना, एक तरीके से कुरान की आयत लिखवाना सिक्कों पे ऐसे करके, ठीक है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना कौन सा इस्लामिक शासक था जिसने अपने सिक्कों पे लक्ष्मी माता की आकृति उकेरी थी। आप लोग मतलब कमेंट बॉक्स में बताना जरूर, कौन सा इस्लामिक शासक था जिसने अपने सिक्कों पे लक्ष्मी माता की आकृति उकेरी थी, मतलब लक्ष्मी माता का फोटो मतलब लगवाया था, ठीक है। बताना जरूर। और बहुत बड़ी बात होगी अगर ये बता पाओ कि क्यों लगवाया, तो फिर बात ही अलग हो जाएगी। ये गाना बजाना बंद करवा दिया, भांग की खेती करना, ये झरोका दर्शन बंद करवा दिया। झरोका दर्शन मतलब जो राजा रानी मतलब ऐसे करके परंपरा सी बना ली थी जहांगीर और किसके समय से? नूरजहां के समय से मतलब जो परंपरा बनाई थी उस परंपरा को क्या करवाया गया? रोका गया। और ये तुलादान प्रथा को समाप्त कर दिया, ठीक है। औरंगजेब बीड़ा बजाने में दक्ष हुआ करता था। भाई मैंने तुमसे बोला था कि ये जो मतलब यूनिक टाइप के अनूठी टाइप के मतलब जो लोग होते हैं इनका हमेशा से एक मतलब मामला, हमेशा से एक चीज मतलब देखी होगी तुमने कि ये काम तो ये करते ही हैं, लेकिन ये अगर जैसे शेर टाइप की प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है उसका मामला ये होता है कि वो मतलब कई एक चीजों में मतलब वो माहिर होता है। अब युद्ध 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 क्या तलवार में ही लगा रहेगा यार, समझ रहे हो? तो ये क्या बीड़ा बजाने में मतलब दक्ष हुआ करता था, ठीक है। अकबर क्या करता था भाई? इनमें से कौन सा वाद्य यंत्र मतलब अकबर यूज करता था? कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक। और कौन सा एक और शासक निकल चुका है प्रसिद्ध जो बीड़ा बजाने में दक्ष हुआ करता था? आप लोग बताना भाई, अच्छा लगता है तभी तो बोला मैंने क्रम से देखना इतिहास को।
औरंगजेब के शासनकाल में सर्वाधिक मुगल सेना में हिंदू मनसबदार हुआ करते थे। मनसबदारों का मैंने बताया था एक तरीके से ये प्रांतों का हेड टाइप का मतलब मामला है, ठीक है, जो बहुत सारे हिंदू किसके दरबार में रहते थे, औरंगजेब के दरबार में, या फिर ये बोलूं सर्वाधिक हिंदू मनसबदार है वो औरंगजेब के दरबार में ही रहते थे। और ये बात तब और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है जब ये बोला जाता है कि औरंगजेब किसका विरोधी है, हिंदू विरोधी है। और जब हिंदू विरोधी है तो फिर सर्वाधिक हिंदू मनसबदार औरंगजेब के दरबार में मतलब कैसे थे, तो क्या मतलब मामला था, चीजों को समझेंगे हम, ठीक है। औरंगजेब के पुत्र अकबर द्वितीय ने दुर्गादास के बहकावे में आकर औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था, ठीक है। औरंगजेब तो ये सिस्टम चलता है, मतलब सत्ता बहुत बुरी चीज है। मतलब सत्ता का मामला ऐसा है, तुमने देखा था जहांगीर ने अकबर के खिलाफ विद्रोह किया था, खुसरो ने मतलब शाहजहां के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। औरंगजेब है वो अपने बाप को मतलब जेल में ही मतलब पटक देता है सत्ता के लिए। अब औरंगजेब का बेटा है वो किसके खिलाफ कर रहा है, औरंगजेब के खिलाफ कर रहा है। ये सब चीजें तो चलती रहेंगी, ठीक है। गोकुल और राजा राम ने जाट विद्रोह कर दिया था और अकबर की कब्र को लूट ले गए ये लोग। मतलब अकबर की कब्र कहां पर है ये भी आप लोगों को देखना पड़ेगा। फिर अकबर की कब्र कहां पर है, सिकंदरा आगरा में है। और वहां पे बोला जाता है कि इन लोगों ने क्या किया था कि उसको खोद डाला था, कब्र खोद डाली थी इन लोगों ने, जाटों ने। उसके बाद जाटों का विद्रोह मतलब ये हो गया था। भरतपुर राजवंश की नींव जाट नेता राजा राम के भतीजे चूड़ामन ने मतलब इसी समय पर रखी हुई थी, ठीक है। गोकुल जाट का फोटो लगा हुआ है, तुम अगर देखने जाओगे तो वो बहुत बड़ा मतलब स्टेचू टाइप का मतलब बना हुआ है, जो आगरे का किला है उसके सामने जो तिराहा है वहां पे मतलब लगा हुआ है, ठीक है। और एक उसका नाम तुमने सुना होगा लास्ट में शायद, मतलब एक जाट राजा है भरतपुर का, मतलब बहुत ज्यादा मतलब उसके बारे में है? हाँ, राजा सूरजमल ऐसे करके है ना, बहुत सुना होगा, ठीक। भारत को औरंगजेब दारुल हर्ब काफिरों का देश मानता था, मतलब पता नहीं ये सब चीजें कितनी मतलब सत्य हैं। उसका महत्वपूर्ण लक्ष्य भारत के दारुल इस्लाम का देश बनाना था। मतलब इस्लामिक तो व्यक्ति है वो एक तरीके से गैर इस्लामिक लोगों को फिनिश करके सब सारे के सारे लोगों को कन्वर्ट करवा के क्या बनाना चाहता था, इस्लाम कबूल करवाना चाहता था और फिर इस्लामिक देश बन जाता भारत, ऐसे करके। इसकी मृत्यु हो गई थी 1707 में। इसकी कब्र औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मतलब मामला है, ये दक्षिण भारत में ही मतलब इसकी भी कब्र बन गई। तो ऐसी क्या स्थिति आ रही मैं भी मतलब तुम्हें बताऊंगा, ठीक है। प्रजा के चरित्र की निगरानी हेतु इसने महोत्सवों को नियुक्त किया था, प्रजा के चरित्र की। अब थोड़ा सा औरंगजेब को समझ लो, ये सारी की सारी चीज तो तुमने देख ली। औरंगजेब कट्टर इस्लामिक शासक है, एक बात। अब कट्टर इस्लामिक है तो गैर इस्लामिक लोगों को ये नॉर्मल तरीके से छोड़ेगा तो नहीं, तो इसने जजिया कर लगाया, तीर्थ यात्रा कर लगाया। लेकिन कुछ स्थितियां थी, औरंगजेब को उस समय पर चौतरफा मार का सामना करना पड़ रहा था। एक तो औरंगजेब के समय पे राजपूतों से युद्ध हो गया था, मतलब राजपूतों से इनकी खटास पैदा हो गई थी मुगलों की। पहले तुमने देखा था कि राजपूतों से मतलब अच्छे संबंध तो नहीं, लेकिन कुछ कुछ राजपूतों से मतलब संबंध मतलब ठीक से रहे थे। लेकिन इस समय पे आके ये चीजें मतलब ज्यादा बिगड़ गई थी। और ये 30 वर्षीय युद्ध चला था, मुगल वर्सेस राजपूत। कितने वर्षीय, 30 वर्षीय युद्ध चला था। तो वो औरंगजेब के समय का ही मतलब मामला है, एक बात। दूसरी बात, दक्षिण भारत में शिवाजी महाराज का जो मतलब उत्थान है वो हुआ, और वो एक तरीके से हिंदुओं के आदर्श बन गए थे। और उनकी जो युद्ध लड़ने की कला थी, युद्ध कौशल था, वो अद्भुत था। गुरिल्ला युद्ध पद्धति से देखो, जब तुम्हारे पास संसाधन कम हो तो तुम्हें दिमाग ज्यादा लगाना चाहिए। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? सामने वाले के पास तोप है और तुम बोलोगे ले ये तो फौलाद की औलाद हूं, सामने खड़ा हूं, ले मार गोली मार। गोली मत मार, तू झुक जा भाई और तू पत्थर मार वो छुप के। समझ में आ रहा है? क्योंकि वो तरीका है। तो गुरिल्ला युद्ध पद्धति एक तरीके से छुप के वार करने वाला जो मतलब मामला था, क्योंकि इनकी जो मुगलों की सेना हुआ करती थी बहुत ज्यादा हुआ करती थी। और शिवाजी महाराज कोई मतलब बहुत बड़े किसी राजा रजवाड़े के बेटे तो थे नहीं, उन्होंने तो संघर्ष करके ये चीजें यहां तक हासिल की थी। तो शिवाजी महाराज ने दक्षिण भारत में ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया था कि औरंगजेब को दिल्ली में सोते हुए सपने आते थे शिवाजी के। समझ में आ रहा है? तो एक तो शिवाजी से झगड़ा, दूसरी कंडीशन इधर मतलब राजपूतों से झगड़ा। अब
तीसरा जो मतलब मामला है जाटों से झगड़ा, देख रहे हो ना जाट क्या कर रहे हैं, पूरा का पूरा मतलब उसके बाप के बाप बाप के बाप मतलब परदादा की कब्र को खोद के ले गए, अकबर की कब्र खोद डाली उन्होंने। और चौतरफा जो मामला है वो अंग्रेजों से। मैं ये नहीं बोल रहा कि औरंगजेब कमजोर शासक है, औरंगजेब बहुत पावरफुल शासक है, उसका साम्राज्य विस्तार भी तुम देख रहे हो, जो काम अकबर नहीं कर पाया वो काम मतलब औरंगजेब कर रहा है, बहुत बड़ी सेना है, बहुत संसाधन है, सब कुछ है। लेकिन बात यह है कि जब विद्रोह चौतरफा होते हैं ना तो मतलब चीजें गड़बड़ा जाती हैं। और शिवाजी के साथ जो मतलब औरंगजेब का समय निकला है, उसमें शिवाजी महाराज ने औरंगजेब को मतलब एक तरीके से लोहे के चने चबाने के लिए मजबूर कर दिया। वो कंडीशन थी, शाइस्ता खां वाली कहानी। जब आप शिवाजी को पढ़ेंगे तब मतलब पता चलेगा। दक्षिण भारत के जो मतलब मुगलों के सहयोगी हुआ करते थे, उन्होंने मतलब अफजल खान को भेजा। वो मतलब शिवाजी महाराज का जो मतलब मामला रहा है युद्ध कौशल का, हाँ शिवाजी महाराज के बाद की जो स्थितियां थी वो अलग समय वाला मामला था, लेकिन उनका जो युद्ध कौशल था वो एक अलग लेवल का था। इधर राजपूत, उधर जाट, उधर शिवाजी महाराज, उधर अंग्रेज। और मैंने बोला ही नहीं कि औरंगजेब कमजोर था। औरंगजेब ने 1689 में ही 86 में अंग्रेजों को बहुत बुरी तरीके से मतलब पीटा था। और कंडीशन ऐसी हुई कि अंग्रेज सारे के सारे मतलब उनके पैरों में जाके मतलब गिर गए थे, जो हेड हुआ करते थे कंपनी के, क्योंकि उनको भी लग रहा था कि हम भी चलो अटैक कर ही लेते हैं मतलब औरंगजेब के ऊपर, ऐसे करके मतलब मामला था। मैं वही बोल रहा हूँ कि देखो स्थितियां खराब होती हैं। अब जैसे हम तो बोल रहे हैं कि वो गैर इस्लामिक लोगों को नापसंद कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ऐसा मतलब मामला है। ऐसा भी हो सकता है कि उसको चौतरफा जब मार लग रही है, इधर से मतलब राजपूतों से, जाटों से, उधर मतलब शिवाजी महाराज, वो सब चीजें मतलब जब हो रही हैं तो ऐसी स्थिति में हो सकता है कि उसकी मानसिक स्थिति है वो मतलब हिल गई, और फिर वो एकदम से कट्टर इस्लामिक होने का दिखावा करना लग गया हो, या फिर रियलिटी पे मतलब जो अपनी पे पहुंच गया हो। ऐसी मतलब स्थितियां कुछ हुई हो। लेकिन शिवाजी तक ये चीजें रहीं, वो औरंगजेब तक ये चीजें रहीं। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मतलब इस वंश में कोई शक्तिशाली शासक नहीं रहा, और औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है 1707 में। तो ये पॉइंट याद रख लेना कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल काल का पतन शुरू हो जाता है, और अगला शासक बनता है बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम। अब ये बहादुर शाह प्रथम है, और अंतिम शासक मिलेगा बहादुर शाह प्रथम नहीं, बहादुर शाह जफर द्वितीय। ये प्रथम है, वो द्वितीय जफर, ऐसे करके ना। तो 1707 से 12 तक इसका मामला रहा। मुगल सिंहासन पर बैठने वाला सबसे वृद्ध, देख रहे हो कितनी साल की उम्र में मतलब बैठ रहा है भाई साहब, 63 साल की उम्र में बैठ रहा है। बहादुर शाह को शाह ए बेखबर, मतलब ऐसे होता नहीं है कि भैया कहाँ खोया हुआ है, चल क्या रहा है, कुछ पता है क्या। इसने राजपूतों से संधि कर ली, इसने मतलब जो कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी थी उससे भी मतलब बोल दिया कि भैया शांति से जीने दो यार, सुकून से, बिना फालतू का मतलब मामला नहीं चाहिए। तो ये कैसे आदमी है, मतलब पता ही नहीं है कि भैया चल क्या रहा है, मतलब आराम से बोला सुकून से जीने दो यार, 63 हो गई, कट जाएगी, मतलब बिना फालतू ड्रामा मत करो, ठीक है। उसके बाद शासक बनता है जहादार शाह। 1712 से लेके 1713, मतलब एक समय में वाला मामला नहीं है। सर्वाधिक अयोग्य मुगल शासक बोला जा रहा है, इसको लंपट मूर्ख कहा जाता है। लंपट मूर्ख किसको बोला जाता है, मतलब भैया मतलब एक तरीके से धुरंधर डॉट 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 डॉट, समझ रहे हो, ऐसा है ये, समझ रहे तो क्या बोला जाए इसको, ठीक है। तो 1713 में फर्रुखसियर ने जहादार शाह की हत्या कर दी, और शासक कौन बन गया, फर्रुखसियर। 1713 से इनके उपनाम से ही प्रश्न आते हैं। किस मुगल वंशी शासक को लंपट मूर्ख कहा जाता है, किसको शाह ए बेखबर कहा जाता है, किसको घृणित कायर कहा जाता है, किसको रंगीला बादशाह बोला जाता है, किसको मतलब इनसे ही आते हैं, उपनामों से ही प्रश्न आते हैं। समझ में आ रहा है। तो ये प्रश्न मतलब तुम्हारे सामने रखे होंगे, और फिर तुम सोचोगे कि सर ये कहां से आ गया प्रश्न, कहां से नहीं आ गया, ये बहुत आसान होते हैं, ठीक है। फर्रुखसियर, इसे मुगल वंश का घृणित कायर मतलब कहा जा रहा है, और इसकी हरकतें ही ऐसी थी, मतलब कंडीशन इसका क्या। फर्रुखसियर को दरबार में 1717 ईस्वी में कलकत्ता से जॉन शर्मन का दूत मंडल आया था, जिसकी मदद से एडवर्ड स्टीफेंसर कर रहा था, मतलब इसकी हेड मतलब इसका एक तरीके से नेतृत्व कर रहा था। संधि के तहत बहुत सारे अधिकार अंग्रेजों को दे दिए। इसको अंग्रेजों का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैं समझा दूं सिंपल सा, ये जो दूत मंडल आया था
इस दूतमंडल ने क्या किया, इसको एक तरीके से बातों में फंसा लिया और इससे एक संधि पे सिग्नेचर करवा लिए कि हमें मतलब व्यापार करने के लिए एक बहुत सारे अधिकार ले लिए इससे। और ये भाई साहब को पता ही नहीं चला कि मतलब हुआ क्या है। वो अंग्रेजों के लिए मैग्ना कार्टा सिद्ध हुआ, मतलब अधिकार पत्र। समझ में आया? तो ये प्रश्न कई बार आ जाता है और सैयद बंधुओं ने षड्यंत्र करके मतलब भाई साहब को क्या कर दिया, साइड कर दिया, गला घोंट दिया, साड़ किया। अगला शासक बनता है मोहम्मद शाह। ये देख लो, इसका समय काल बहुत मामला है, इससे एक प्रश्न बहुत ज्यादा पेपर में आने वाला मामला है, वो बीच में मिल जाएगा ऑटोमेटिक। 1719 से 1748, इनके टेन्योर को कर लेना, मतलब बहुत काम आ जाएगा तुम्हें। मोहम्मद शाह रंगीला, सैयद बंधुओं ने मोहम्मद शाह रंगीला, रोशन अख्तर नाम है इनका, इन्हें गद्दी पर बिठाया, इसे रंगीला बादशाह कहा जाता है। और इसको रंगीला बादशाह इस वजह से कहा जाता है कि भाई साहब इतने रंगीन मिजाज के थे कि ये अपने 500 मीटर तक किसी पुरुष को नहीं आने देते थे, मतलब बोलते थे कि इतने दायरे में महिलाएं रहेंगी। और ये भाई साहब उनसे बोलते थे कि मतलब तुम्हें सुंदर वस्त्र पहन के रहना है, तुम्हें इनमें से एक भी मतलब ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जिसका मामला मतलब ऐसा बन रहा हो, ऐसे करके मतलब ये ऐसी कंडीशन, रंगीले मिजाज वाला मतलब मामला। और दूसरी बात, कभी मन करता था तो ये दरबार में नंगे घूमते थे, कभी मतलब इनका मन करता था तो मतलब लड़कियों के कपड़े पहन के घूम रहे हैं। और ये अपने मिजाज की वजह से, रंगीले मिजाज की वजह से एक तरीके से मतलब मुजरा हो, ये वाला मतलब मामला है, ऐसे करके इस वजह से इनका मामला रहा। तो रंगीले बादशाह हैं ये, ठीक है। तो ऐसे लोग ज्यादा चलते हैं क्या, ठीक है, ठीक है, पर मतलब जी लो रंगीला बादशाह ये मतलब फिनिश हुआ। इसके समय में फारस के सम्राट नादिर शाह, और नादिर शाह तुमने सुना होगा भाई, ये 1739 में बहुत भयंकर आक्रमण हुआ। और जो मयूर सिंहासन है, अब प्रश्न ये है कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला पहला मुगल शासक कौन सा था, आप लोग बताओगे। अंतिम तो दिख रहा है ये है, पहला मुगल शासक कौन सा था, और जो पहला होगा उसने बनवाया होगा, बात खत्म। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओगे, ठीक है। आपके लिए मतलब खाली है कमेंट बॉक्स, जितने कमेंट कर रहे हैं करो। तो मयूर सिंहासन के साथ साथ और क्या लेके गया था, तख्ते ताउस, है ना। और ये पता है क्या और लेके गया था, कोहिनूर, क्या कोहिनूर, यही ले गया नादिर शाह। और कोहिनूर कैसे वापस आया था, फिर यहाँ से मतलब कैसे इंग्लैंड चला गया और अभी इंग्लैंड में है, तो मतलब क्या वापस आ सकता है, क्या मैटर है, वो अलग चीजें हैं। लेकिन यहाँ समझ लेना कि और कोहिनूर मतलब कहाँ से निकला था, यहाँ पे मुगलों के पास कैसे आया। आप लोग कमेंट में मतलब अगर तुमसे ना बने ना तो मुझसे बोल दिया करो कि सर मतलब एक बार बता देना, मजा आएगा, मतलब ऐसे करके तो बता दूंगा। लेकिन मुझे भी तो अच्छा लगे कि तुम लोग ढूंढो चीजों को, ठीक है। कोहिनूर का मतलब इतिहास क्या है। अहमद शाह, इसके बाद शासक कौन बनता है, अहमद शाह। 1748 से लेकर 1754 तक का इसका समय है। ये एक नर्तकी का पुत्र है, मतलब दासी पुत्र एक तरीके से बोल सकते हैं। इसी के शासनकाल में नादिर शाह के पूर्व सेनापति अहमद शाह अब्दाली ने पहली बार मतलब भारत पे आक्रमण किया था। ये कौन है, अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली याद आ रहा है, आप लोगों ने फिल्म देखी होगी, कौन सी, पानीपत। उसमें कृति सेनन, संजय दत्त और वो लड़का है, क्या नाम है उसका, वो पता नहीं, उसका सेकंड हैंड बॉयफ्रेंड, मतलब अर्जुन, किसका, मलाइका अरोड़ा खान का, जो भी है वही है ना, आलमगीर देती। अगला, इसके समय मुगल साम्राज्य की सैन्य और वित्तीय व्यवस्था पूर्णतः अस्त व्यस्त हो गई। कोई दिक्कत ही नहीं है, होने दो यार, इतने तो निकल गए, अब क्या है, जी लो, कितनी पीढ़ियों के लिए बोलते हैं ना, मतलब इतना कमा लो भैया, 6-7 पीढ़ी निकल जाएंगी, तो निकल तो गई, और कितनी पीढ़ी निकलवाओगे, ये जी रहे हैं आराम से, काट रहे हैं आराम, ठीक है। अगला, असली नाम है इसका अली गौहर, है ना, आलम शाह द्वितीय, शाह आलम, दिख रहा है कौन है ये। इनका इतिहास तो तुमने मतलब पढ़ रखा है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 1803 में अंग्रेजों ने दिल्ली की गद्दी पर बैठाया इसको, देख रहे हो, बेचारा भागता फिर रहा था अवध के नवाब के यहाँ पे, सुजाउद्दौला, दिख रहा है कुछ, ये भाई साहब वही है। तो इनको अकबर, इनको बिठा कौन रहा है, अंग्रेज बोले कि चल हम बिठवाते हैं तुझे, इतना मतलब नौटंकी, चल कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। नेक्स्ट शासक है अकबर द्वितीय। और अकबर द्वितीय के बारे में क्या बोला जाए, ये महान आदमी है, अकबर नहीं है, अकबर द्वितीय है। तो तुम मतलब वही कि अब कॉपी, ठीक है। अंग्रेजों के संरक्षण के अंग्रेजों के द्वारा ही मतलब शासक बनना शुरू हो गए थे। अब अंग्रेजों की रहमो करम पे जीने वाले लोग, अंग्रेजों ने इन्होंने बोला कि चलो पेंशन देंगे। पेंशन तो यहीं से शुरू हो गई थी ना, शाह आलम द्वितीय से,
30 लाख रुपए साल, कुछ याद आ रहा हो ऐसे करके मामला। अकबर द्वितीय को मतलब इन भाई साहब को तो ऐसी कंडीशन हो गई कि मतलब इनका जो साम्राज्य था, सोच के देखो कि जो साम्राज्य मुगलों का अफगानिस्तान, पाकिस्तान, अखंड भारत मतलब जो शासक, अखंड भारत के शासक हुआ करते थे, अब ये भाई साहब के पास ले दे के सिर्फ लाल किला बच गया, सिर्फ लाल किले के शासक हैं, ठीक है। और लाल किले में जो मतलब जो लोग रहते होंगे उनसे राजा राजा खेलता होगा ऐसे करके कि मतलब समझ रहे हो, वहां तक मतलब ये रह गए। और इन भाई साहब को अंग्रेजों ने पेंशन देना बंद कर दिया, तो इसके चक्कर में अकबर द्वितीय ने मतलब एक पढ़े लिखे, ये पढ़ाई लिखाई पे ज्यादा ध्यान देते नहीं थे, तो अकबर द्वितीय ने एक मतलब बहुत भारत के प्रसिद्ध व्यक्ति हैं राजा राम मोहन राय, उनको बुलाया और उनसे मतलब बोला कि मैं तुम्हें एक उपाधि देता हूँ। तो उसने बोला कि दे दो, लाओ उपाधि, कहाँ है? बोला तो चलो आज से तुम्हारा नाम क्या है, मतलब राम मोहन राय तो नाम है, तो मैं राजा की उपाधि दी। तो राजा की भाई, तो उसने बोला कि चलो उपाधि तो दे दी, अब क्या चाहिए? तो बोला चाहिए कुछ नहीं, मेरी साइड से जाओ और मेरी पेंशन को चालू करवा के आओ, मुझे जिससे 600 रुपए मिलने शुरू हुए। तो यार भाई साहब मतलब जो शासक हैं उनको मतलब पेंशन की जरूरत पड़ रही है, समझ रहे हो? किससे पेंशन ली जा रही है? अंग्रेजों से है। अब एक कभी इनसे कोई पूछता होगा, कभी कभी ऐसे करके देखता होगा, ये लोग कभी कभी ऐसे फोटो के साइड देखते होंगे, तैमूर लंग इधर, मतलब चंगेज कहाँ, अकबर, बाबर, मतलब तुम्हें पता हुआ है जो चंगेज कहाँ है ना, चंगेज कहाँ मतलब बाबर का माता की साइड से मतलब, है ना, समझ रहे हो? और चंगेज खां के बारे में बोला जाता है कि इतना खूंखार आदमी था, क्या दुनिया की 12% आबादी का डीएनए मिलता है उससे। उससे रिलेटेड मतलब हमला, समझ रहे हो? तो और दूसरी बात मतलब पता नहीं उसने इतनी मतलब उसकी जो खूंखारियत का मामला था, उसके जितना बड़ा मुझे लग रहा है हत्यारा कोई दूसरा पैदा नहीं हुआ है, इतनी हत्याएं करवाई थी उसने। ये लोग जब देखते होंगे कि मतलब किले पे रह गए यार, किले के बाहर कुछ मामला नहीं है, चलो ठीक है। क्या हुआ? अकबर द्वितीय ने, क्या हो गया भाई इसमें क्या? अकबर द्वितीय ने राजा की उपाधि दी थी किसको? राम मोहन राय को। किसको? राम मोहन राय को। अरे तो मिसप्रिंट होती रहती है चीजें। बहादुर शाह जफर द्वितीय अंतिम है बेचारा। 1837 से 1857, 1857 की क्रांति याद आ रहा है कुछ? ये मुगल वंश का अंतिम शासक है। 1857 की क्रांति में भाग लेने का जो मामला है, उसके चक्कर में अंग्रेज बोले थे हमारे टुकड़ों में पलने वाले लोग हमारे खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व करेंगे। इसके बेटों को मतलब मार दिया था, इसको मतलब बंदी बना के रंगून भेज दिया। इसकी बायपति 18, ये भाई साहब 65-67 साल के थे और इनकी बायपति एक 18 साल की, उसके साथ इसको, अरे भाई रंगीन मिजाज के लोग हैं, मतलब उसमें नहीं कोई कमी आनी चाहिए। इसकी एक ही बाइप तोड़ी थी, उससे पहले भी थे। वो उत्तराधिकार का मतलब युद्ध चल रहा था, उनमें बहुत सारे मतलब इसके पुत्र हुआ करते थे। सच में उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था। उत्तराधिकार भी काय का? लाल किले का, मतलब लाल किले का उत्तराधिकार के, लाल किले का हेड कौन बनेगा ऐसे करके उत्तराधिकार चल रहा था। उसमें से मतलब बड़ा वाला मामला नहीं है, लेकिन फिर भी ये है कि मतलब इतना कमजोर होने के बावजूद भी अगर वो मतलब अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार खड़ा हुआ था तो बहुत बड़ी बात है। और मस्ती अपनी जगह पे है, लेकिन अपने बेटों को मतलब अपने सामने मरते हुए देखना बहुत बड़ी बात होती है। लाल किले पे ही मतलब मारा गया था उसके लास्ट वाले बेटों को, ठीक है। और हाँ, मिजाज तो इनका मतलब रहा है, उसमें तो कोई बात ही नहीं। लास्ट तक भी नहीं मतलब मानते थे। ऐसा वाला मामला होता है कि घोड़े और मोड़े मतलब बूढ़े नहीं होते, ऐसे करके मामला, पता नहीं जो भी है। तो ठीक है, अब इसको भाई साहब को बंदी बना के कहाँ भेज दिया गया? अब फ्री फायर वाले तो नहीं बैठे हैं यहाँ पे बंदी कैसे बना दिया, बंदी में से ऐसे करके मतलब वो वाला बंदी वो फ्री फायर वाले कुछ और समझ जाते हैं, उनका मतलब मामला वो पूरे दिन चिल्लाते रहते हैं मेरे 4 बंदे मर गए, मेरे मतलब ये बंदे बंदे बंदा नहीं ऐसे करके, है ना। तो ये बंदा बहादुर वाला बंदा है। बंदी मतलब कैद करके इसको कहाँ भेज दिया? रंगून भेज दिया। और रंगून मतलब म्यांमार में मतलब जगह है, और पहले राजधानी हुआ करती थी। कमेंट बॉक्स में बताना अभी म्यांमार की राजधानी कहाँ पर है, ठीक है। और रंगून में इसकी कब्र पे लिखा हुआ है कि ये
बहादुर शाह जफर के बारे में लिखा है कि जफर इतना बदनसीब है कि इसको इसकी सरजमी पर 2 गज नसीब नहीं हुई दफन के लिए। मतलब इतनी, जिसके पूर्वजों के पास कभी अखंड भारत हुआ करता था, उस अखंड भारत में से इतना ये मतलब बदनसीब समझते हो, मतलब एक तरीके से इतना भी भाग्य नहीं इसका कि इसकी सरजमी मतलब इसकी जमीन पे इसको मतलब दफन होने के लिए भी जमीन मतलब नसीब हो जाती, वो भी नहीं हो पाई। ये वाली कंडीशन। मुगल शासन व्यवस्था में कुछ मतलब पॉइंट हैं, जैसे मुगल शासन व्यवस्था का आधार क्या था, तो कुरान। बादशाह के बाद वजीर का पद, वजीर मतलब प्रधानमंत्री का पद, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट हुआ कर रहा था। मंत्री परिषद को उस समय पे वजारत बोला जाता था। ये सुन लो भाई, गड़बड़ हो जाएंगी चीजें फिर। वित्त विभाग का प्रमुख दीवान हुआ करता था। सैन्य विभाग के प्रमुख को मीर बख्शी बोला जाता था, जो सेना का हेड हुआ करता था। ठीक है। आम जनता को दुष्चरित्र होने से रोकने के लिए महोत्सव, मतलब महोत्सव का मतलब जो मामला है वो अभी बीच में मतलब निकला था, वो एक तरीके से नैतिक चरित्र के लिए मतलब बनाया गया पद है। गुप्तचर विभाग को बोला जाता था एक तरीके से दरोगा ए डाक चौकी। सैन्य व्यवस्था पूर्णतः मनसबदारी प्रथा पर आधारित थी। मनसबदारी प्रथा मैं तुम्हें बता चुका हूँ, मनसबदारी प्रथा की शुरुआत अकबर ने करवाई थी। इसके लिए तुम्हें पहले वाली वीडियो दे। जात और सवार पे आधारित मतलब मनसब हुआ करते थे। ठीक है, कि कितना मतलब भाई कितने बड़े एरिया को संभालने वाला व्यक्ति है, उसी के हिसाब से उसको जात सवार दिए जाते थे, मतलब घोड़े दिए जाते थे, सैन्य सौगात और पैसा दिया जाता था, वो जात सवार है। सबसे बड़ा सिक्का इस समय का संसव होता था, सोने का सिक्का है। अर्थव्यवस्था का आधार है चांदी का सिक्का, रुपया, और इसकी शुरुआत तुमने शेरशाह सूरी के समय से देखी थी, याद आ रहा है कुछ, और उसी को अकबर ने आगे बढ़ाया, वो आगे भी चलता रहा। इनकी जो मतलब भाषा थी, राज की भाषा, वो मतलब फारसी थी। ठीक है, किसकी राज की भाषा, हाँ मुगलों की फारसी भाषा। और देखो यहीं पे मामला गड़बड़ हुए थे, ये तुर्की, यहाँ आ रहा है कुछ, है ना। और फारस तुर्की अलग अलग मतलब मामला है भाई, एकदम चीजें मतलब समझ में आ गई। और आप लोगों ने देखा था कि बहुत सारे ग्रंथों का इन्होंने अनुवाद करवाया था फारसी में, मतलब रामायण का अनुवाद करवाया, गीता का अनुवाद करवाया, किसने किया, क्या हुआ, ये सारी की सारी चीजें अपनी कंप्लीट है। मुझे उम्मीद है कि अगर आप मुगल काल का पार्ट फर्स्ट देखोगे और पार्ट सेकंड देखोगे तो फिर चीज़ें मतलब कन्फ्यूजन नहीं होंगी, और खासकर पेपर के लिए रिवीजन करना तो बहुत आसान हो जाएगा। और अगला जो हमारा पार्ट रहेगा वो रहेगा शिवाजी और दक्षिण भारत का इतिहास। उसमें हम शिवाजी को भी पढ़ेंगे। शिवाजी महाराज की जो गाथा है बहुत बड़ी है, पूरा मराठा साम्राज्य पढ़ेंगे उसके लिए, मतलब कैसे पेशवाओं के हाथ में शक्ति आई, और एक से एक मतलब योद्धा मिलेंगे तुम्हें, हैं। और उसमें मतलब तुम्हें सुनने के लिए मिलेगा बाज की नज़र, बाजीराव की तलवार, और चीता की चाल, ऐसे करके ना वो कुछ मतलब मामला है। डायलॉग तो मुझे नहीं आता, लेकिन आप लोग मतलब बताना, ठीक है, क्या मतलब मामला है। हाँ, तो बाजीराव की तलवार पे शक नहीं करते तो वो देख लेना भाई, बाजीराव मस्तानी वाला जो मामला है वो क्या है, देखेंगे कल। जय हिंद, हर हर महादेव।